नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज हम बहुल आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, उनकी गणना करना सीखेंगे कि कोई n आवेशों का निकाय होगा, उनमें किसी एक पर्टिकुलर आवेश पर n आवेशों द्वारा कितना कुल बल लगेगा उसको हम डील करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे वो कैसे होता है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कि यहां पर कोई आवेश है Q1, यहां पर आवेश है Q2, यहां पर आवेश है Q3 और यहां पर कोई आवेश है Q0। ठीक है। अब ये चारों आवेश एक दूसरे पर कुछ ना कुछ बल लगा रहे होंगे। ये इस पर लगा रहा होगा, इस पर भी लगा रहा होगा और इस पर भी लगा रहा होगा। ठीक है। ये भी लगा रहा होगा इस पर, इस पर, इस पर, और ये लगा रहा होगा इस पर, इस पर, इस पर लगा रहा होगा। ठीक है। लेकिन ये एन आवेशों वाले में क्या होता है, मुझे चेक करना होता है कि किसी एक पर्टिकुलर आवेश पर, मान लीजिए क्यू नोड पर, इसके द्वारा कितना बल लग रहा है, इसके द्वारा कितना बल लग रहा है और इसके द्वारा कितना बल लग रहा है। अर्थात 3 जने बल लगा रहे हैं तो इस पर टोटल बल कितना हो जाएगा वो मुझे कैलकुलेट करना सीखना है। दोस्तों, लास्ट में मैंने एक बात बोली थी कि यहां पर कोई दो आवेश हैं, यदि उनके मध्य कोई बल लग रहा है, Q1 और Q2 कोई आवेश है और उनके मध्य कोई बल लग रहा है। ठीक है। वहां पर ही कोई तीसरा आवेश उठकर आ जाता है Q3, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल था Q1 और Q2 के मध्य जो बल लग रहा था वो इसकी वजह से, Q3 आवेश की वजह से कभी भी प्रभावित नहीं होगा। ठीक है ना। F वही का वही रहेगा, बस ये अलग तरीके से डील करेगा और इससे अलग तरीके से डील करेगा, इसको कभी भी परेशान नहीं करेगा या चेंज करने की, परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, इसी कंसेप्ट के द्वारा हमें कुल बल निकालने में मदद मिलेगी। अर्थात इससे हम अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल कर पाएंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। कोई भी दो सदिश राशियां हैं, क्या है, सदिश राशियां, ठीक है ना, उनका योग कैसे होता है, उनका योग अपन या तो त्रिभुज के नियम से करते हैं। किस नियम से? त्रिभुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से, या फिर बहुभुज के नियम से, या फिर इनके अलावा घटक के द्वारा। ये 4 तरीके होते हैं। जनरली बहुभुज वाला बहुत कम, बहुत रेयरली चांस में मतलब यूज होता है। या तो हम त्रिभुज का नियम या समांतर चतुर्भुज का नियम यूज करते हैं, और इन दोनों में भी जो इस्तेमाल होता है फॉर्मूला तो एक ही अपना, के दो सदिशों के मध्य, इनमें दो दो करके ही क्या कर सकते हैं अपन, जोड़ सकते हैं, दो सदिशों का योग कर सकते हैं दो दो करके। ठीक है ना। एक दो दो का ही मतलब पेयर बना सकते हैं। 2 से 3 ज्यादा फोर्सों को, दो से ज्यादा 3 फोर्स, 4 फोर्स या 5 फोर्स हो गए, उनको जोड़ नहीं सकते। एक बारी में दो को ही जोड़ सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला आ जाता है एफ नेट बराबर √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, दोनों फोर्सेस के मध्य कितना कोण है वो थीटा हो जाता है। ठीक है ना। इससे आपके दो बलों के संयोजन, या अर्थात दो बलों के कारण जो परिणामी बल उत्पन्न होगा उसका परिमाण निकल के आ जाएगा। और घटक रूप में कैसे होता है, y के घटक ले लेते हैं और x के घटक ले लेते हैं सभी के, और उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। घटक के द्वारा अपन मल्टीपल फोर्सेस को, दो से अधिक फोर्सेस को एक साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें दो एक बारी में ही जुड़ेंगे। ठीक है। तो हम जो अभी लास्ट में, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेश के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, और उसी की मदद से हम अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत अर्थात दो बलों का योग हम सदिश योग के रूप में करते हैं। ये अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, मान लीजिए अभी सबसे पहले मैं 3 आवेशों का निकाय लेके चलता हूं। पहला आवेश यहां पे, दूसरा आवेश यहां पे, तीसरा आवेश यहां पे, और ये मेरा ओरिजिन। ठीक है ना।
इसको Q1 बोल दूंगा, इसको Q2 बोल दूंगा, ठीक है, और इसको ऐसे बोल दो, इसको Q1 बोल देते हैं, इसको Q2 और इसको Q3 बोल देते हैं। ये R2 वेक्टर हो जाएगा, ये R3 वेक्टर हो जाएगा, और ये R1 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, Q1 पर टोटल फोर्स निकालना है। क्या करना है, Q1 पर कितना टोटल फोर्स लगेगा Q2 और Q3 के कारण। तीन आवेशों का ले रहे, तीन में से भी क्या हो रहा है कि भैया 2 और 3 मिलके पहले पर कितना बल लगाएंगे वो हमें चेक करना है। तो देखेंगे, मान लीजिए अभी ये लेके चल लेते हैं, तीनों क्या है, सजातीय है। क्या है, सजातीय। सजातीय होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय होंगे तो आकर्षित करेंगे। तो मैं सजातीय लेके चल रहा हूं, किसी न किसी एक को तो लेके चलना पड़ेगा आपको। तो सजातीय होगा तो इन दोनों का जो बल है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो इस रेखा के अनुदिश होगा, ठीक है ना, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अब Q2 लगा रहा है Q1 पे, तो Q2 से Q1 की ओर इसका बल इधर चला जाएगा, इसको बोलूंगा 1 पे लगा है 2 के द्वारा, F12। अब बिल्कुल वैसे के वैसे ही Q3 लगाएगा Q1 पर, इस रेखा के अनुदिश ऊपर। तो ये कितना हो गया आपका, F13 वेक्टर। अब आपको टोटल परिणामी बल निकालना है। क्या निकालना है, परिणामी बल। यहां पे दो ही बल लग रहे हैं, ठीक है ना। अब दो ही बल लग रहे हैं तो भाई साहब क्या करना है, मुझे इसका और इसका सदिश योग करना पड़ेगा, अर्थात इन दोनों का क्या हो जाएगा, अध्यारोपण हो जाएगा। ठीक है, जब अध्यारोपण होगा तो इन दोनों का जब मिलन होगा तो मुझे एक परिणामी बल निकल के आएगा। यहां पर क्या निकल के आएगा, एक परिणामी बल मिलेगा, एफ नेट, या फिर F1 भी कह सकते हो। ठीक है, अब एफ नेट को सोल्व करने के लिए हम या तो त्रिभुज के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं या समांतर चतुर्भुज के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के नियम यहाँ पे आसानी होगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज के नियम में टेल टू टेल मिली होती है, और माना कि F12 और F13 के बीच में एंगल हो गया थीटा, कितना है, थीटा। तो मेरा एफ नेट कितना निकल के आएगा, एफ नेट बराबर हो जाएगा सर मेरा यहाँ पे F12 प्लस F13, यही अध्यारोपण है। अध्यारोपण क्या है कि भाई साहब जो परिणामी है वो इन दोनों के सदिश योग से मिलेगा, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, देखो एक दो सदिश को जब जोड़ा जाता है तो नया सदिश प्राप्त होता है। तो नया सदिश को व्यक्त करने के लिए, मैंने पहले भी बोला था, सदिश को व्यक्त करने के लिए परिणाम चाहिए, परिमाण चाहिए, और उसके साथ साथ दिशा चाहिए। तो सबसे पहले मैं परिमाण की बात करूंगा कि परिमाण कैसे मिलेगा और दिशा कैसे मिलती है, वो एंगल निकाल के मिल जाती है, उसमें कोई नहीं है टेंशन। इसमें सबसे ज्यादा जो अपन पे फोकस करना है वो परिमाण है। तो एफ नेट चाहिए मुझे, तो इन दोनों का योग कैसे होगा, F1 इस 12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2 F12 F13, सॉरी यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं आएगा क्योंकि परिमाण की बात कर रहे हैं, स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, F12 F13 और यहाँ पे कोस थीटा। ठीक है, आपका यहां से ये एफ नेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका दो बलों के बीच में परिणामी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। और इसको अगर कूलम के नियम के द्वारा करें तो क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर F12, सबसे पहले मेरे को F12 कैलकुलेट करना पड़ेगा। F12 ये भी है सदिश रूप में, सदिश रूप में क्या चाहिए होता है, परिमाण चाहिए होता है और उसके साथ दिशा चाहिए होती है। तो ये O है, इसको अपन लिख देते हैं A, ये अच्छा ये दे रखा है ना, कोई बात नहीं, फिर तो टेंशन खत्म। अच्छा, F12 की दिशा F13, ठीक है, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं और इसको C बोल देते हैं। ठीक है, ये आसानी हो जाएगी हमारे। एफ नेट निकालना है F12 प्लस F13। F12 का मान क्या हो जाएगा, K12, 1 और 2 के बीच में Q1 Q2 अपॉन, अब दूरी कितनी हो जाएगी,
ये वाली लेनी है तो मैं इसको ए सी बोल देता हूं। कितना बोल देता हूं? ए सी। आप ऐसे भी लिख सकते हो ए सी के परिमाण का स्क्वायर। ए से सी वेक्टर जा रहा है उसके परिमाण का स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी के। और F13 कितना हो जाएगा? पहले और तीसरे के बीच में तो के Q1 Q3 अपॉन दूरी। दूरी कितने? B से C। हम कहां से कहां जा रहे हैं? बल कहां से कैसे कहां से लग रहा है? Q3 से Q1 पर लग रहा है, तो B2C वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, और यहाँ पे BC के। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों की सहायता से F12 वेक्टर, सॉरी F12 वेक्टर का मान कितना हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन AC वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, और AC के प्लस के Q1 Q3 अपॉन सॉरी ये नहीं, B आएगा ना यहाँ पे, BC वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर और BC के। तो ये परिमाण हो गया आपका बल का, और ये दिशा परिमाण हो गया, और ये दिशा। तो ये सदिश रूप में कूलम नियम के द्वारा कुल बल निकालने का तरीका है। अब यहाँ पे आप एक चीज फोकस करेंगे, के Q1 कॉमन आ रहा है दोनों में, इनको भी बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब एक कंफ्यूजन आपके बीच में हो सकता है कि सर आप जो R12 वो लेते थे वो क्यों नहीं ले रहे इस बार? आप ले सकते हो, नो इश्यू। देखो पहला केस है इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच में लेंगे। R1 वेक्टर ये है, R2 वेक्टर ये है, तो मैं कहां से कहां जा रहा हूं? मैं 2 से 1 की ओर जा रहा हूं। कहां से कहां को जा रहा हूं? 2 से 1 की ओर। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? पहले के सापेक्ष, मतलब दूसरे के सापेक्ष पहले की क्या बतानी है मुझे? स्थिति बतानी है। तो पहले की स्थिति दूसरे के सापेक्ष ही हो जाएगी, R12। पहले की स्थिति दूसरे के सापेक्ष, ठीक है ना? और वैसे के वैसे ये क्या हो जाएगा? थर्ड वाले की पहले वाले की स्थिति तीसरे वाले के सापेक्ष R13 वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसके अलावा ये भी लिख सकते हो F नेट के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, और R12 के प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर R13 के। ठीक है दोस्तों, और यहां पे मैं पहले बता देता हूं R12 क्या होता है। R12 का परिमाण R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, और यहां पर R13 का हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का परिमाण। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 आवेशों के निकाय के लिए, जहां पर 2 आवेश पहले वाले पर क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। 2 वाला तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, 3 वाला इस डायरेक्शन में लगा रहा है। क्योंकि दोनों क्या है? सदिश राशियां हैं, तो इन दोनों का क्या होगा? सदिश योग होगा। और सदिश योग में भी खास बात यह है कि एक आवेश दूसरे आवेश के बल के प्रभाव को खत्म नहीं कर रहा है, परेशान नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। इस वजह से हम इसको कर सकते हैं। अगर चेंज कर रहा होता तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो जाती, और ऐसा आंसर हमारे पास नहीं आ पाता, और अध्यारोपण के सिद्धांत का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। ठीक है, ये हो गया। अब आपको एफ नेट निकालना है, तो समांतर चतुर्भुज या त्रिभुज के नियम के द्वारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? नॉर्मली जो आपको परिमाण निकालना होता है एफ नेट, और आपको अगर ऐसे कूलम के नियम से सोल्व करना है तो कूलम के नियम से आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। F12 का परिमाण लिखिए, उसकी दिशा, F13 का परिमाण लिखिए और उसकी दिशा, और यहाँ पे रख दीजिए। बाकी आप फर्दर वैल्यूज डाल के सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब n आवेश के निकाय के लिए अब याद रखना, जो आपका विद्युत क्षेत्र आएगा ना, विद्युत क्षेत्र में भी सेम कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। और मेन तो ये जो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र का है, बल तो आपको साइड में मिल रहा है,
एक के साथ एक फ्री। तो सेम कंसेप्ट वहां पर, सेम टू सेम कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, एफ की जगह ई आ जाएगा बस, और एक आवेश गायब हो जाएगा। ठीक है, तो एन आवेशों के लिए मान लीजिए मेरा कोई आवेश यहां पर Q1 स्थित है, ठीक है ना, O यहां पर है, Q2 यहां पर, Q3 यहां पर, Q4 यहां पर, और Qn वाला आवेश यहां पर। ठीक है, तो ये वाला यहां पर इस दिशा में बल लगाएगा। मान लीजिए सजाती के हिसाब से कर रहे अपन, ठीक है ना, सजाती है सब कुछ, ठीक है ना। ये वाला इधर बल लगाएगा प्रतिकर्षण का, ये वाला इस डायरेक्शन में बल लगाएगा प्रतिकर्षण का, ये वाला इस डायरेक्शन में बल लगाएगा प्रतिकर्षण का, और फुहारा नहीं चला ना, हाँ ये वाला इस डायरेक्शन में बल लगाएगा प्रतिकर्षण का। ठीक है, थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाओ इस वजह से मैं इसको डैश डैश कर रहा हूं, बाकी को सॉलिड लाइन। ठीक है, तो ये वाला क्या था, 1 पे लगने वाला बल किसके द्वारा, 2 के द्वारा, और ये वाला क्या था, 1 पर 3 के द्वारा लगने वाला बल, ये क्या था, 1 पर 4 के द्वारा लगने वाला बल, और ये क्या है, 1 पर n आवेश के द्वारा लगने वाला बल। अब यहां पर हम अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल करेंगे, अर्थात इन सभी को एक साथ क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, इन सब का क्या कर देंगे, एक साथ सदिश योग कर देंगे। अगर मुझे इन सभी का कुल परिणामी ज्ञात करना है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं आ रहा है एफ नेट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अर्थात क्या होगा, एक आवेश दूसरे आवेश के प्रभाव को कभी छेड़ेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा, परिवर्तित नहीं करेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है ना, तो इसी के आधार पर मैं लिख सकता हूं कि एफ नेट बराबर हो जाएगा सर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही करते करते मैं जितने n आवेश के लिए कर सकता हूं। ठीक है ना, तो F12 का परिणाम, इसमें अपन ने अभी दूरियां नहीं दी ना, तो दूरियां दे देते हैं। सबसे पहले इसको लिख देंगे R12, ऐसे करते आ रहे थे, R12, इसको R13, इसको R14, इसको R1n वेक्टर। ठीक है ना, तो इसके आधार पे लिख सकता हूं मैं एफ नेट वेक्टर, टोटल क्या हो जाएगा, परिमाण, परिमाण और उसकी दिशा। F12 का परिमाण कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 के परिमाण का स्क्वायर, और R12 के सेम टू सेम ऐसे ही K Q1 13 के बीच में 3, R13 वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, R13 इकाई सदिश के प्लस KQ1 Q4 डिवाइडेड बाय R14 के परिमाण का स्क्वायर, R14 केप प्लस डे ऐसे चलते जाएंगे, KQ1 QN अपॉन R1N के परिमाण का स्क्वायर, R1N के। तो आप कभी भी n आवेश हो, 17 आवेश हो, 16 आवेश हो, 100 आवेश हो, कुछ भी हो, ऐसे करते जाओ, सदिश योग कर दो उनका, और आपके पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, टोटल बल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, बस इसमें एक चीज याद रखना, सभी की दूरियां अलग अलग होगी, इसकी दूरी इसके लिए अलग, इसकी दूरी इसके लिए अलग, इसकी दूरी इसके लिए अलग, इसकी दूरी इसके लिए अलग। बस एक कॉमन जो रहेगा K रहेगा और Q1 रहेगा, क्योंकि सारे मिलकर Q1 पर बल लगा रहे हैं, सारे मिलकर क्या लगा रहे हैं, Q1 पर बल लगा रहे हैं, वो हमें चेक करना था। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें खास सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे देखने वाली है कि सर यहाँ पे Q1 Q1 KQ1 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 कॉमन आ रहा है, तो इसको शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैप्सूल फॉर्म में। कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लिख सकता हूं मैं एफ नेट बराबर समेशन ऑफ के कॉमन आ रहा है, Q1 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उनको बाहर निकाल लो, और एक जो सिस्टम के साथ चेंज हो रहे हैं, जब देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 एन तक चलेगा, यहाँ पे भी 1 तो सभी में कॉमन है, इसे
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे भी सेम टू सेम है। तो इसका एक अपन लिख सकते हैं कि भाई साहब समेशन ऑफ क्यू आई डिवाइडेड बाय आर 1i वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर और r1 कैप। अब यहां पर i का मान क्या, i का क्या मतलब, समेशन का मतलब होता है जोड़, इन सब का जोड़। इस फॉर्मेट में कर दिया अपन ने, छोटे फॉर्मेट में। अब कैसे करेंगे, i का मान डालते जाओ, कहां से, दो से कहां तक, n तक डालते जाओ। एक तरीके से ये है ना इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, इंटीग्रेशन इससे उठ के आया था। इसमें तो डिस्क्रीट है, क्या है, डिस्क्रीट परिमाण है एक तरीके से आपके पास, मतलब टुकड़ों में विविक्त परिमाण है। क्या है, ये मान सब विविक्त हैं, टुकड़ों में है। जब आपका मान कंटिन्यूस होता है तो सेम ये वाला जो एडिशन का साइन है, ये समेशन एडिशन का होता है। ये सबका जोड़ था ना, उसको मैंने सिंपली इतने छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आई वाले में। यहाँ पे मान डालो, जैसे आप कोई ऐप खोलते हो तो उस बटन पे टच करते हो ना, वैसे के वैसे यहाँ पे आई का मान रख दो, उस वाले का बल निकल के आ जाएगा। ठीक है, वहां तक के जितने बल होंगे ना उनका मान निकल के आ जाएगा। अब देखो सेम टू सेम आपका ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। इसमें ये तो अभी अनिश्चित समाकलन है, जब यहाँ से इनिशियल से फाइनल तक आप मान दे देते हो तो आपका क्या हो जाता है, निश्चित समाकलन हो जाता है। ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर आप इनिशियल और फाइनल मान दे रहे हो। नीचे इनिशियल मान दिया जाता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है और कहाँ को जा रहा है, n तक जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे टुकड़ों में करते करते वापस इसी फॉर्मेट में ये आ जाता है। तो अपन ने क्या कर दिया, इतने बड़े फॉर्मेट को इतने से छोटे से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना, कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 डालना शुरू करते जाओ, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे भी 2, 3, 4, 5, 6, तो आपके पास ये फॉर्मेट वापस निकल के आ जाएगा। ये है आपके n बहुल आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल का परिमाण या मान। ठीक है, अब अगले वीडियो में इसके बारे में हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। टाटा क्या, टाटा बाय बाय, राधे राधे।